नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जरूर जाकर के देखें। 2011 से लेकर के 2024 तक हम हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रखे हैं, और कुछ वन शॉट वीडियोज़ भी हम ला चुके हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट जीआई टैग, रामसर साइट, ये सब हम अपने चैनल पे ला चुके हैं, इन सब के वीडियोज़ विद पीपीटी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो वहाँ जाकर के जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनके बारे में। यूपीएससी इन्वायरमेंटल लॉज पे क्वेश्चन पूछती रहती है, क्योंकि ये एक डायनामिक टॉपिक है, मतलब कि टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। अभी इन्वायरमेंट का क्या सीन चल रहा है इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये आपको पता ही है। तो इसलिए इन्वायरमेंट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में जो भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो क्या हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल वे में देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहला क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। कब लाया गया था? 1972 में, 1972 में लाया गया था। ठीक, एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन किसका? वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स का। ठीक, ये ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंडेड है। ठीक है, देखो जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 6 शेड्यूल्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल हैं। अब इन शेड्यूल्स को देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड शेड्यूल, देखो थर्ड फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, ऐसे करके डिवाइडेड था। ठीक, हम देखेंगे कि इसमें किस किस बारे में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल में क्या मेंशन हुआ था? वो एनिमल्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं उनके बारे में शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में मेंशन किया गया था। ठीक, वो एनिमल्स जो कि मतलब अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनको बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, उन एनिमल्स के बारे में जो एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटेक्शन है जिन एनिमल्स का, उसके बारे में शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में मेंशन किया गया है कि अगर उन एनिमल्स को हार्म किया जाएगा तो हाई पेनल्टीज़ लगेगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में फर्स्ट सेकंड में कौन है? वो एनिमल्स जिनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, उनको हार्म करने पे हाई पेनल्टीज़ लगेंगे। ठीक, अब शेड्यूल थर्ड फोर्थ में क्या था? ये भी एनिमल्स प्रोटेक्टेड होंगे बट कम प्रोटेक्टेड होंगे। फर्स्ट सेकेंड शेड्यूल के कंपेयर में थर्ड फोर्थ शेड्यूल के जो एनिमल्स होंगे वो कम प्रोटेक्टेड होंगे, तो इनका क्या होगा? पेनल्टीज़ भी थोड़ा कम होगा, बट नियर अबाउट सिमिलर है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे। ठीक है, समझ में आया? फिफ्थ में क्या मेंशन्ड है? जो नॉर्मल एनिमल्स जैसे कि जो हम आसपास अपने देखते हैं, ठीक है, उनको वर्मिन डिक्लेयर किया गया और उनको हंट किया जा सकता है, जैसे कि क्रोज, फ्रूट बैट्स, रैट्स, माइस एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि जैसे कौवे हो गए, चूहे हो गए, चूहिया हो गई, ये सब कहाँ पे मेंशन है? शेड्यूल फिफ्थ। जो ये ध्यान दीजिएगा, ये 1972 के एक्ट का बात कर रहा है। ठीक है, ये शेड्यूल फिफ्थ में मेंशन है। ठीक, अब शेड्यूल सिक्स्थ में कौन है? प्लांट्स, जो कि जिनका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड, जिसका कल्टीवेशन क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक, तो 1972 में तो 6 शेड्यूल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ अलग सिक्स्थ अलग। तो फर्स्ट सेकंड में वो एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, उनको अगर हार्म किया जाएगा तो क्या होगा? हाई पेनल्टीज़ लगेगा। थर्ड फोर्थ में फर्स्ट सेकंड कंपेयर में डिग्री इनकी कम होगी, प्रोटेक्शन की डिग्री कम होगी, तो जब प्रोटेक्शन की डिग्री कम होगी तो क्या होगा? पेनल्टीज़ की भी डिग्री कम होगी। फिफ्थ शेड्यूल में नॉर्मल एनिमल्स जो कि हम अपने आसपास देखते हैं और इनका हंटिंग भी पॉसिबल है, ये हंट किए जा सकते हैं। ठीक है, और सिक्स शेड्यूल में वो प्लांट्स मेंशन है जो कि जिनका कल्टीवेशन वगैरह प्रोहिबिटेड है। ठीक, अब देखो क्या हुआ, 1972 के में ये एक्ट आया, बट इसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, 2021 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें ये जो शेड्यूल का नंबर है वो सिक्स्थ से कम करके 4 कर दिया गया। ठीक है, सिक्स शेड्यूल जो था उसको कम करके फोर्थ शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया। 4 ही शेड्यूल हैं, कौन कौन सा आप देखते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिटेल में बताया। अभी इन चारों को देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, इन चारों को मिला करके शेड्यूल फर्स्ट में डाल दिया गया। मतलब कि एनिमल जो प्रोटेक्टेड हैं और जो थोड़ा सा उनसे कम प्रोटेक्टेड थे, वो चारों मिला करके सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल फर्स्ट में आ गए।
ठीक है। तो ये जो चारों शेड्यूल है ये सब मिला करके शेड्यूल फर्स्ट में आ गए, मतलब कि प्रोटेक्टेड एनिमल्स, पेनाल्टीज जिन पर ज़्यादा लगेंगी या थोड़ी सी भी कम लगेंगी तो वो सब एक शेड्यूल में आ गए। ठीक। अब ये जो वर्मिन एनिमल है, मतलब कि जो नॉर्मल एनिमल जिनको हंट भी किया जा सकता है, वो शेड्यूल सेकेंड में आ गए। जो शेड्यूल फिफ्थ में पहले थे वो शेड्यूल सेकेंड में आ गए। ठीक। शेड्यूल थर्ड में प्लांट स्पीशीज़ आ गए, मतलब ये जो था पहले जो शेड्यूल सिक्स में था वो अब कहाँ गया, शेड्यूल थ्री में आ गया। अब शेड्यूल फोर में क्या आ गया, वो स्पीशीज़ स्पीशीज़ जो कि साइट्स में लिस्टेड हैं, सॉरी, स्पीशीज़ जो कि CITES साइट्स में लिस्टेड है। तो अभी समझ में आया, पहले 6 शेड्यूल थे अब 4 शेड्यूल, कैसे कैसे क्या क्या है वो समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, WPA में स्टैट्यूटरी बॉडी, UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम दे देगी और पूछ लेगी ये किस एक्ट में बने। ठीक है, ये किस एक्ट के स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन से स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, ठीक, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये 4 स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो कि किस में बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाई गई हैं। इन चारों का नाम जरूर याद रखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, हम जो भी आगे एक्ट्स पढ़ेंगे किस एक्ट में कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, दो है, एक तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और इसके बाद क्या आता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो कि किस में है, 1981। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वाटर प्रिवेंशन, वाटर बहुत पहले से पॉल्यूट होते जा आ रहा है, ठीक है, एयर उसके बाद में हुआ है। तो जब जो चीज़ें पहले और ज़्यादा पॉल्यूटेड होती हैं उनके लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके कंट्रोल मतलब पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए एक्ट्स पहले आएगा, ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो वाटर पहले आया है फिर एयर प्रिवेंशन आया है। ठीक है, तो देखते हैं जो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, मतलब कि वाटर पॉल्यूशन को रोक करना। ठीक। इट वेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसमें 2 रेगुलेटरी बॉडी बनी, कौन कौन सी, CPCB और SPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक। इट empowers CPCB and SPCB to establish and enforce effluent standard for factories discharging pollutant into water bodies। अब देखो CPCB SPCB का क्या काम है, इस एक्ट के तहत, मतलब इस एक्ट में बताया गया कि ये जो CPCB हैं और SPCB हैं ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर फैक्ट्री जो अपना पॉल्यूटेंट है, वाटर जो अपना डिस्चार्ज पॉल्यूटेंट है वो किस क्वांटिटी में वाटर बॉडीज़ में डालेगी, डिस्चार्ज करेगी, वो कौन डिफाइन करेगा, CPCB और SPCB। मतलब कि मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, अब इसमें से ज़रूर गंदा पानी या गंदी चीज़ें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो निकलेगा, तो पर्टिकुलर ये कहाँ जाएगा, ये जनरली वाटर बॉडीज़ में ही डालते हैं। जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं फैक्ट्रीज़ वो कहाँ डालते हैं, वो वाटर बॉडीज़ में ही डालते हैं। तो पर्टिकुलर एक फैक्ट्री कितना कितना पर्टिकुलर डे में, वीक में, मंथ में, ईयर में कितना जो है पॉल्यूटेंट वो वाटर बॉडीज़ में डाल सकती है, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर स्टेट की फैक्ट्री है तो वो SPCB करेगा, सेंटर का है तो CPCB करेगा, UTs वगैरह को भी कौन हैंडल करता है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आई होप अब आप लोग CPCB और SPCB का क्या फंक्शन है ये समझ गए होंगे। ये फंक्शन, ये जो पावर है इनको कहाँ से मिली है, इस एक्ट के तहत मिली है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। जैसा कि पीछे में हमने बताया, ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, एयर को प्रिवेंट करने के लिए, इंडिया में एयर को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट लाया गया था। एक्ट का ऑब्जेक्टिव वही, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव, पहला तो
एयर पॉल्यूशन जो है उसको रोकना, प्रिवेंट करना, अबेट करना, और दूसरा कि एक बॉडी बनाई जाए जिससे कि ये एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट और सेंटर में हो सके, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। समझ में आया? देखो अभी जो यहाँ पे सीपीसीबी और एसपीसीबी बॉडी बनी थी वो इस एक्ट में भी फंक्शन करेगी, ये रीज़न है मेरा ये चीज़ बताने का। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछ लिया कि सीपीसीबी एसपीसीबी किस में बना है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट या फिर एयर में, तो आपको पता होगा जो चीज़ पहले बनी होगी जरूर वो बॉडी भी उसी में बनी होगी। पहले क्या बना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक, तो जो सीपीसीबी एसपीसीबी पीछे बने हुए हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में, वही यहाँ पर भी फंक्शन करेंगे। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन सच एज इंटरनल कंबशन इंजन, इंडस्ट्री, व्हीकल, पावर प्लांट एक्सेट्रा नॉट परमिटेड टू रिलीज पर्टिकुलेट मैटर, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस बियॉन्ड द प्री डिटरमाइंड लिमिट। ये क्या कह रहा है, इस एक्ट में डायरेक्टली कहा गया है कोई भी चीज़ जैसे कि इंजन, इंडस्ट्री, व्हीकल या पावर प्लांट, ये अलाउ, इनका एक लिमिट है। ठीक है, किसी भी फैक्ट्री का, व्हीकल्स का, पावर प्लांट्स का, इनका एक लिमिट है, प्री डिटरमाइंड लिमिट है कि आप इतना ही एयर पॉल्यूशन रिलीज कर सकते हैं, इस लिमिट के बाहर ये लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस एक्ट का क्या मोटो है, क्या मेन एम है, ये समझ में आया ना। ये एक्ट डायरेक्टली कहती है कि हर चीज़ का, हर पावर प्लांट्स का, व्हीकल्स का, इंडस्ट्री का, इंजन्स का, इंटरनल कंबशन का एक प्री डिटरमाइंड लिमिट है, इसके बाहर, इस लिमिट के बाहर जा करके ये एयर पॉल्यूशन मतलब जो भी पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह होते हैं उनको रिलीज़ नहीं करेंगे। ठीक, इट एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एयर पॉल्यूशन एरिया। देखो इसी एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि पर्टिकुलर एरिया को एयर पॉल्यूशन एरिया घोषित कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई शहर है या कोई स्टेट है, ठीक, ये मान लो स्टेट है, इसमें पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, इसका डिक्लेरेशन कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। किस एक्ट के अंडर में, ये पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को मिली है कि इस पर्टिकुलर एरिया को एयर पॉल्यूशन एरिया घोषित कर सकती है, तो उस वो पावर कहाँ से मिली है, इस एक्ट से, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट लाया गया था 1986 में। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस एक्ट वाज पास्ड अंडर आर्टिकल 253, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 253 है उसके तहत ये एक्ट लाया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था वो किसके अंडर में आया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के तहत। अब भारतीय संविधान का आर्टिकल 253 कहता क्या है, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट, इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए जो लेजिस्लेशन, जो लॉज बने होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 253 यही कहता है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए जो लॉज बनते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 253 इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए ईपीए 1986 बनाया गया था। ठीक, तो आप समझ में आया। दिस वॉज पास्ड इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984। देखो इसके बारे में आप लोग को तो पता ही होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुई थी। एक कार्बाइड यूनियन नामक कार्बाइड यूनियन एक क्या था, फैक्ट्री था, जिसमें से दिसंबर 1984 को रात में एक जो पॉइजनस गैस होती है वो लीक कर गई थी, पॉइजनस गैस लीक कर गई थी, जिसकी वजह से अप्रॉक्स 8000 लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग फिजिकली और मेंटली मतलब इनकेपेबल हो गए थे, फिजिकली मेंटली हार्म हो गए थे। ठीक है, उस ट्रेजेडी के बाद ये ईपीए एक्ट लाया गया था। देख ही रहे, दिसंबर 1984 मतलब कि 1985 आ गया था, तो उसके बाद 1986 में ये एक्ट लाया गया था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है ये समझ में आया ना, कि एक फैक्ट्री था कार्बाइड यूनियन, वहाँ से रात में पॉइजनस गैस रिलीज़ हो गई थी भोपाल में, जिससे कि अप्रॉक्स 8000 लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग फिजिकली और मेंटली हार्म हुए थे। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन और इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरियाज आर नोटिफाइड बाय MOEFCC, इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप, ये इंडिया की मिनिस्ट्री है। अंडर ईपीए 1986, 10 किलोमीटर बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। ये कह रहा है जो इको सेंसिटिव जोन होता है, ESZ जिसको कहते हैं, या इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरियाज जो होती है वो किसके द्वारा नोटिफाइड की जाती है, MOEFCC के द्वारा
नोटिफाइड की जाती है किस एक्ट के तहत? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। देखो इसका मतलब चलिए हम बता ही देते हैं, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे ई का, ई से क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, एफ से फॉरेस्ट, सी से क्लाइमेट चेंज। तो जो इको सेंसिटिव जोन है भारत में और इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरिया है वो किसके द्वारा नोटिफाइड किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाइड किया जाता है। किस एक्ट के तहत? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, यही सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब मेन क्या है? ईपीए के अंडर कौन सी स्टेट्यूटरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ? तो दो मेन स्टेट्यूटरी बॉडी का फॉर्मेशन ईपीए के अंडर में हुआ था। कौन कौन सी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी और दूसरा नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इन दोनों बॉडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हुआ था। ये जो है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बाद में चल करके इसका नाम बदल दिया गया और नेशनल गंगा काउंसिल कर दिया गया। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। ठीक है, तो मेनली जो बना था तो वो तो यही दोनों बना था, तो नाम आप इसका याद रखोगे। फिर बाद में चल करके इसको कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल गंगा काउंसिल के नाम से। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एक्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है ये। इट्स सेट डेडलाइन फॉर फेजिंग आउट ऑफ वेरियस ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका डेडलाइन सेट करता है। क्या? कौन? ये एक्ट। ठीक है, जो ओडीएस होता है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होता है, उनका डेडलाइन मतलब कि अब इससे ज़्यादा ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस नहीं रिलीज होंगे। ये कौन फाइनल करता है? कौन सेट करता है? ये एक्ट सेट करता है। ठीक है, एंड रेगुलेशन प्रोडक्शन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट कंटेनिंग ओडीएस। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है? जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रूल है 2000 का, ये क्या क्या करता है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का जो वो है, क्या डेडलाइन है कि मतलब इससे ज़्यादा रिलीज नहीं होना चाहिए, वो फाइनल करता है। जो भी सब्सटेंस है, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो कि क्या कंटेन करता है? ओडीएस, मतलब कि ओजोन डिप्लेटिंग ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, मान लो ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक, ये इसमें ओडीएस है, तो इस प्रोडक्ट का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होगा वो किसके तहत रेगुलेट होगा? इस रूल के तहत रेगुलेट होगा। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि जो भी चीज़ें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड होंगी वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाएंगी? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रूल 2000 के द्वारा रेगुलेट की जाएंगी। ठीक, these rules prohibit the use of CFCs, halogens, ODS such as carbon tetrachloride, methyl chloroform, SFC except in meter dose inhaler and for other medical purposes। ये क्या कह रहा है? ये जो रूल है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रूल 2000 है, ये किन किन चीज़ों को प्रोहिबिट करता है, मतलब कि किन किन चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है? CFC के यूज़ में, हेलोन्स के यूज़ में, और कुछ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और एसएफसी का यूज़ प्रोहिबिट करता है। ठीक है, हाँ कुछ मेडिकल पर्पसेस इसमें एक्सेप्शन में है, ऑब्वियस बात है कुछ चीज़ तो एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो आई होप ये रूल समझ में आया होगा। नाम जरूर ध्यान दीजिएगा, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रूल है तो ऑब्वियसली बात है ओडीएस के बारे में ही बात करेगा, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के बारे में बात करेगा। जो भी चीज़ें ओडीएस से रिलेटेड होंगी, मतलब कि डेडलाइन की इससे ज़्यादा ये रिलीज़ नहीं होना चाहिए ओडीएस, या कोई मटेरियल जिसमें ओडीएस कंटेन होता है तो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, मतलब ये हर चीज़, ये सारी चीज़ कौन रेगुलेट करेगा? इस रूल के तहत रेगुलेट होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018। ये भी कोस्टल एरिया से रिलेटेड है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 कोस्टल एरिया से रिलेटेड है। देखो ये है क्या? ये एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है तो ज़रूर किसी न किसी कमिटी ने इसको नोटिफाइड की होगी ना। कौन सी कमिटी की थी? शैलेश नायक कमिटी। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है तो हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जो आया था, ये सिर्फ नोटिफिकेशन ही था। जो नोटिफिकेशन आया था वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? शैलेश नायक कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था। किस लिए? टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी बिसाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू लोकल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द फिशरमैन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। ठीक है,
ये जो नोटिफिकेशन था इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया गया था, मतलब कि कोस्टल एरियाज़ को बताया गया था। इसके तहत 4 जोन बनाया गया था। CRZ का मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, तो 4 जोन बनाया गया था, CRZ1, CRZ2, CRZ3, CRZ4। ठीक है। CRZ1 में क्या था, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जैसे कि मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्शेस, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड एंड इंटरटाइडल जोन। ठीक है। तो CRZ में क्या था, जैसे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हैं वो किस में आए थे, CRZ1 में। CRZ2 एरिया क्लोज टू शोर लाइन, शोर लाइन के क्लोज में जो एरिया थे वो CRZ2 में लाए गए थे। CRZ3 कोस्टल एरियाज दैट आर नॉट सब्सटेंशियली बिल्ट अप, जैसे कि रूरल कोस्टल एरियाज वगैरह, उनको किस में लाया गया था, CRZ3 में लाया गया था। CRZ4 वाटर एरियाज फ्रॉम लो टाइड लाइन टू लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर टू टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो आई होप जो भी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स थे 4 पार्ट में डिवाइड किए गए थे वो समझ में आया होगा आप लोग को। तो CRZ1 में कौन था, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। CRZ2 में एरिया जो कि शोर लाइन से क्लोज है। CRZ3 में कोस्टल एरियाज जो कि अभी डेवलप नहीं हुए हैं, बिल्टअप नहीं हुए हैं, जैसे कि रूरल कोस्टल एरियाज। और CRZ4 में लो टाइड लाइन से लेकर के जहाँ तक कि इंडिया की टेरिटोरियल वाटर लिमिट है वहाँ तक। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्ट देखते हैं क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एक्ट लाया गया था, 2001 में आया था। ठीक, इनएक्टेड एज अ स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज। वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाएं, ठीक है, इसलिए ये आया था। एनर्जी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। ठीक, इट स्पेसिफाइज एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड फॉर इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। जो पर्टिकुलर मान लो कोई प्रोडक्ट है उसका एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड वगैरह दिया जाता है। अब आप लोग देखे होंगे कि हर प्रोडक्ट में ऐसे स्टार बना होता है ना, तो वो क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड होता है। तो जो भी ये सब किसके अंडर में आया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत जो एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है वो दिया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जिसको BEE भी कहते हैं, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के तहत हुआ था। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत इस्टेब्लिश हुई थी। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू गिव इफेक्ट टू CBD नगोया प्रोटोकॉल। जो नगोया प्रोटोकॉल था उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भारत में क्या आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देखो, नगोया प्रोटोकॉल में CBD का मतलब क्या है, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो नगोया प्रोटोकॉल में जो ये कॉन्वेंशन था, जिस कॉन्वेंशन पे लोग साइन किए थे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसको ये क्या था, ये तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी नगोया प्रोटोकॉल में। CBD जो है कॉन्वेंशन था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी। इसके बाद हर कंट्रीज़ को अपना अपना लेना था। तो इस ट्रीटी को इफेक्ट करने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट में लाने के लिए भारत में क्या किया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को लाया गया, जिससे इस ट्रीटी में जो भी उन्होंने साइन किया है, इंडिया जो भी साइन की है प्रोटोकॉल्स को, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक, टू चेक बायोपायरेसी, प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लोकल ग्रोवर्स थ्रू अ 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर, स्टेट बोर्ड एंड लोकल कमिटीज़। ठीक है, मतलब कि 3 कमेटी बनाई गई, एक यूनियन लेवल पे, सेंटर जिसको कहते हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, जिससे कि क्या हो सके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, बायोपायरेसी, बायो की चोरी ना हो। अब आया समझ में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए इस एक्ट के तहत 3 बॉडीज़ बनाई गई, और ये तीनों बॉडीज़ क्या की, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट की। कौन कौन सी बॉडीज़, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA जो कि सेंट्रल लेवल पे थी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो कि स्टेट लेवल पे थी, और लोकल में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो कि लोकल लेवल पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट की। तो समझ में आया।
इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि नगोया प्रोटोकॉल जो CBD था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये एक्ट भारत में लाया गया था, ठीक है, जिसके तहत 3 लेवल पे कमिटीज़ बनाई गई थी, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, तीनों का नाम भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 FRA। मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसका राइट, फॉरेस्ट का राइट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह का फॉरेस्ट पे क्या क्या राइट है उसके लिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। देखते हैं हम, एक्ट रिकॉग्नाइजेज एंड वेस्ट फॉरेस्ट राइट एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिसाइडिंग इन सच फॉरेस्ट फॉर जनरेशन। मतलब कि फॉरेस्ट में जो जनरेशन से काफ़ी टाइम से लोग रहते आ रहे हैं उनका उस फॉरेस्ट पे कैसे अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, ये डिफाइन करने के लिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उस एरिया में और भी जो लोग रह रहे हैं उनका उस फॉरेस्ट एरिया में और भी जो लोग रह रहे हैं उनका उसमें क्या क्या, उस फॉरेस्ट पे कौन कौन से राइट्स हैं, कौन क्या क्या राइट है, इसको डिफाइन करने के लिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। इस एक्ट में 4 तरह के राइट को डिफाइन किया गया, टाइटल राइट, यूज राइट, रिलीफ डेवलपमेंट राइट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। टाइटल राइट में क्या क्या दिया गया, इट गिव FD ST एंड OTFD, इसका मतलब यहाँ से समझ जाइएगा, यहाँ लिखा हुआ है राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड फार्म्ड बाय ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स। ओनरशिप इज ओनली फॉर लैंड दैट इज बीइंग कल्टिवेटेड बाय द कंसर्न फैमिली, नो न्यू लैंड विल बी ग्रांटेड। मतलब कि जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं वो 4 हेक्टेयर तक, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक, 4 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है उस पर उनका ओनरशिप का राइट है। मतलब कि ये क्या कह रहा है, जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन पर्सन को मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक, जो एरिया है उसमें 4 हेक्टेयर का ओनरशिप का राइट होता है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जनरेशन बाय जनरेशन रह रहे हैं उन्हीं के पास ये राइट है, और सिर्फ 4 हेक्टेयर, ऐसा नहीं कि मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ये कर रहे थे, यहाँ पे 4 हेक्टेयर ले लिए, दूसरी जगह गए फिर से ले लिया, नहीं, न्यू लैंड्स पे नहीं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे कई सालों से वो रह रहे हैं उसी पर उनका राइट है, ठीक। यूज़ राइट भी होता है, मतलब कि पर्टिकुलर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ग्रेजिंग एरिया, पेस्ट्रलिस्ट रूट्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, मान लो किसी भी इलीगल इविक्शन से, मतलब इलीगल वे में इनका अगर कुछ जगह, कुछ ज़मीन ले लिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, या जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं ट्रेडिशनली, उनके पास रिहैबिलिटेशन का राइट है, मतलब कि वो चीज़, वो जो इलीगल इविक्शन है उसको वापस ले सकते हैं। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, मतलब कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, रीजनरेट, कंजर्व, मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज दैट दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज, उन सारी चीज़ों को वो मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये एक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। 4 तरह के राइट इसमें डिफाइन किए गए हैं, टाइटल राइट, यूज राइट, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, जो कि नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। It was established in concern with Rio Summit 1992 to provide judicial and administrative remedies for the victim of pollutants and other environmental damage। ये किस लिए आया, जो भी पॉल्यूशन कर रहा है या इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है उनको जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में रेमेडी प्रोवाइड करना होगा, इसलिए ये एक्ट आया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं या भी कोई भी इन्वायरमेंट डैमेज कर रहे हैं, किसी भी वे में इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, उनको रेमेडी देनी होगी, ठीक है। इसके लिए कौन सा एक्ट आया, NGT एक्ट आया, ठीक। आर्टिकल 21 को भी ये प्रोटेक्ट करता है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर इट्स सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर इट्स सिटीजन। NGT deals with civil cases under 7 acts related to the इन्वायरमेंट, मतलब कि इन 7 एक्ट को NGT डील करती है। मतलब कोई भी पर्सन अगर ये 7 एक्ट के अगेंस्ट जाकर के कोई भी पॉल्यूशन करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, तो वो उसको पनिशमेंट कहाँ से मिलेगा, इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। तो ये 7 का नाम जरूर याद रखिएगा, ये 7, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 2 एक्ट्स ऐसे हैं जो कि NGT, मतलब जिसपे NGT का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये दोनों एक्ट,
जो अभी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा और शेड्यूल ट्राइब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 का है, ये दोनों एक्ट एनजीटी के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। अगर कोई पर्सन कोई भी पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल डैमेज इन दोनों एक्ट के तहत करता है तो एनजीटी उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक है। डिसीजन ऑफ एनजीटी कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि मान लो एनजीटी कोई भी डिसीजन लेती है तो क्या उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो हाँ, एनजीटी का डिसीजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो एनजीटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर अच्छे से आप लोग देखिएगा। कोशिश तो हमने किया है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। एफॉरेस्टेशन फंड, ये भी नाम से क्लियर हो रहा है। CAF एक्ट इनेक्टेड टू मैनेज द फंड कलेक्टेड फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब कि एफॉरेस्टेशन के लिए जो फंड कलेक्ट किया गया है, अब वो फंड कैसे मैनेज होगा, तो उसके लिए ज़रूर एक बॉडी चाहिए, एक एक्ट चाहिए, तो उसके लिए ये एक्ट आया। इस एक्ट में क्या कहा गया, ये जो फंड है, एफॉरेस्टेशन फंड है, किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? एडहॉक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाएगा, ठीक। तो ये जो अथॉरिटी है उसका नाम भी याद रखिएगा। अब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता क्या है ये देख लेते हैं। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एवरी टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। मान लो यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, इसको डाइवर्ट कर दिया गया किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, ठीक, जैसे कि माइनिंग या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो यूजर एजेंसी पे फॉर प्लांटिंग फॉरेस्ट ओवर एन इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड और व्हेन सच लैंड इज नॉट अवेलेबल ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेड फॉरेस्ट लैंड। तो मान लो ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे किसी सेटअप के लिए, किसी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए क्या होगा, यहाँ से फॉरेस्ट को हटाना होगा, तो जो फॉरेस्ट को हटाएगा वो क्या करेगा, एक फंड पे करेगा, किस लिए, दूसरी जगह पर एफॉरेस्टेशन करवाने के लिए एक फंड को पेमेंट करेगा। तो उस फंड को कौन मैनेज करेगा, इसलिए ये एक्ट आया कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट, जिसमें कहा गया कि इस फंड को एडहॉक कमेटी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी मैनेज करेगी, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो ये फंड आएगा उसका 90% स्टेट को दिया जाएगा और 10% सेंटर के पास जाएगा। और ये जो फंड रहेगा उससे जो भी कैचमेंट एरियाज वगैरह, मतलब कि ओवरऑल ये समझो कि फॉरेस्ट लगाने के लिए फिर से उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल एक्ट्स, जो भी इंडिया में इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं, उनको अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।